स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। पहलगाम अटैक से ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में एक के बाद एक बड़े अरेस्ट किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सारे अरेस्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में किए गए थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने ISI के इस स्पाई रिंग को बर्स्ट किया। आखिर कैसे ये जो लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया, जिनमें लेबरर्स थे, स्टूडेंट्स थे, टेलर्स थे, मोची थे और सिक्योरिटी गार्ड्स तक, ये सब इसमें शामिल थे। आखिर ये लोग कैसे पैसे के लिए या हनी ट्रैप के लिए और या फिर आइडियोलॉजिकल लालच की वजह से ISI के लिए काम करने लगे। ऐसी कौन सी ऐसी जानकारियां थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस थी जो इन्होंने ISI तक पहुंचाई, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। और एपिसोड को शुरू करें इससे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती हैं। और अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एपिसोड की। तो शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अप्रैल 2025 में 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन वैली में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें हमारे 28 टूरिस्ट मारे जाते हैं। 5 कायर आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके जवाब में भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर जवाब था उन आतंकवादियों को, उन 9 टेरर साइट्स को जहां से ये सारे आतंकवादी आए थे। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स पर टेंशन लगातार बढ़ती रही। 10 मई 2025 को एक सीज फायर हुआ, लेकिन इस बीच भारत की खुफिया एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पर आ चुकी थी, क्योंकि सडनली ISI की स्पाइंग एक्टिविटीज में तेजी देखने को मिल रही थी। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भारत के अंदर देखने को मिल रही थी। अब केसेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला केस निकला सामने पंजाब के भटिंडा से। भटिंडा जो खुद में एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री हब माना जाता है। 29 अप्रैल को इंडियन आर्मी ने एक 26 साल के बिहार के लड़के को, जो कि मोची का काम करता था यहाँ पे भटिंडा में, जिसका नाम था सुनील कुमार राम, इसको गिरफ्तार किया। इसे गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ISI के लिए जासूसी कर रहा था। सुनील भटिंडा मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर काम करता था। यहीं पे उसका इंडियन मिलिट्री, इस कैंटोनमेंट में ही उसका कामकाज था। पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था, व्हाट्सएप पर उससे लगातार बातें करता था। और ये यहाँ से सेंसिटिव डिटेल्स जितनी भी थी भटिंडा कैंटोनमेंट एरिया की, वहाँ की फ़ोटोज़, वहाँ की डिटेल्स सारी की सारी उस ISI ऑपरेटिव को लीक करता रहता था, उस लड़की को बताता था। आर्मी इंटेलिजेंस को इसका इनपुट मिला था, इसकी इंटेल मिली थी कि ऐसा एक व्यक्ति काम कर रहा है यहाँ पे भटिंडा कैंटोनमेंट के अंदर, जो कि ISI के द्वारा हनी टैप कर लिया गया। और उसी के बाद इसकी सुनील की गिरफ्तारी हुई। उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया। ये केस एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी उस समय का पहला ऐसा केस था, जस्ट आफ्टर पहलगाम अटैक, क्योंकि 29 अप्रैल को ये केस हुआ है। तो उनको भी ये सामने आया कि कहीं ना कहीं जो लो वेज वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उसको भी कहीं ना कहीं ISI इस समय पर ट्रैक करेगी, उसको टारगेट करने की कोशिश करेगी। और सेंसिटिव एरियाज़ में जो भी लोग हैं उनके ऊपर ISI टारगेट कर सकती है। ये अब ऐसा एक पहला केस था। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही 2 मई 2025 को राजस्थान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक शख्स पठान खान को पकड़ा। पठान खान जो कि जैसलमेर का ही रहने वाला था, उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान की ISI के लिए स्पाइंग कर रहा था। जैसलमेर खुद में ही जो एक क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के पास में एक स्ट्रैटेजिक सेंसिटिव लोकेशन, एक सेंसिटिव एरिया है, तो इन्हीं सेंसिटिव लोकेशंस की रेकी में उस पर सर्वेलेंस करते हुए उस समय पर पठान खान के बारे में पता चला और फिर उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। इंटेरोगेशन में सामने आया कि पठान खान 2013 में पहली बार पाकिस्तान गया था अपनी फैमिली से मिलने। वहाँ उसकी फैमिली रहा करती थी और वहाँ उसने ISI ऑपरेटिव्स के साथ में उसके जो कनेक्शन थे वो उसी समय बने थे, 2013 से। अब आप देखिए 13 के कनेक्शंस को इन्होंने कब यूज़ किया है आके, जब ये क्रूशियल एक स्टेज पर भारत पाकिस्तान सामने बीच में आके खड़ा हो गया था उस समय पर, पहलगाम अटैक के बाद। पैसे के लालच में पठान खान ने ये सारा काम किया। उसे ट्रेनिंग दी गई पाकिस्तान के अंदर ही। उसके बाद इंडियन जो बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उसकी सेंसिटिव डिटेल्स को किस तरह से निकालना है, किस तरह पे उसे टारगेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। पाकिस्तान की ISI की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद में पठान खान जब यहाँ पे आया, इसके बाद इसने जब ये स्पाइंग कर रहा था लगातार, उसने कम्युनिकेशंस में सोशल मीडिया का यूज़ किया। एक्सचेंजेस, सोशल मीडिया एक्सचेंजेस, यानी कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पर लोगों से बातचीत करता था। इन पर्सन मीटिंग्स भी की। कई लोगों से ऐसे वो मिला जिनसे जानकारी उसने निकाली और साथ ही साथ पाकिस्तानी हैंडलर्स को इंडियन सिम कार्ड्स भी दिए थे, यानी उसने यहीं से सिम कार्ड खरीद के पाकिस्तान के ISI को दिए भी थे। जितना भी इसका पैसा होता था वो उसको गिफ्ट्स के फॉर्मेट में, कैश के फॉर्मेट में मिलता था। कभी एक बार ये भी देखा गया कि एक बार उसको गोल्ड रिंग भी दी गई। पेमेंट जो थे वो उसको गूगल पे और पेटीएम के ज़रिए भी किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार सामने आई हैं। अरेस्ट के बाद जयपुर के
जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर में इंटेरोगेट किया गया और उसका मोबाइल फ़ोन जो है उसको भी अभी एनालाइज किया जा रहा है। वीडियोज़ और जो सेंसिटिव डेटा है वो वहाँ से निकल रहा है लगातार। तो अब ये केस था 2 मई का, लेकिन इसके अगले ही दिन 3 मई को अमृतसर में चलते हैं। अमृतसर में आप देखिए अमृतसर की रूरल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम था पलक शेर मसीह और दूसरा सूरज मसीह। दोनों डेली वेज वर्कर थे, लेबर थे, बहरवाल गांव से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ पे काम करते थे। आर्मी कैंटोनमेंट्स और एयर बेसिस की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ़ोटोज़ ISI को लगातार लीक कर रहे थे इस पूरे 20 दिनों के उस टेन्योर में, उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, जब पहलगाम अटैक हुआ है, लगातार ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे और इसी वजह से इनको यहाँ पे अजनाला पुलिस स्टेशन के SHO ने एक इन्फॉर्मेशन उनको मिली, एक इन्फॉर्मर के द्वारा टिप दी गई, उसके बाद यहाँ पकड़ा। इन्फॉर्मर था उसने ये टिप दी थी यहाँ पे, उसने बताया कि कई बार दोनों को अक्सर पाकिस्तानी लोगों से बात करते हुए देखा गया है फ़ोन पर, मतलब उनके फ़ोन में ही पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स हैं और इसके अलावा वो बात भी लगातार उनसे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इनका कनेक्शन, इनका एक जेल इनमेट है, यानी ये पहले जेल में रह चुके थे। हरप्रीत सिंह नाम का एक लड़का था जिसको हैप्पी भी कहा जाता था, यह अमृतसर की सेंट्रल जेल में था और यहाँ नारकोटिक्स केस में ये बंद था। तब से ही इसने जो कनेक्शन थे इनके वो पाकिस्तान से इसके थ्रू बन गए थे। पलक मसीह और जो सूरज मसीह था, दोनों में भी थे, ये भी बताया जाता है। ये शिकार थे का, लगातार इसको करते थे। कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इससे पहले का नहीं था, लेकिन हर छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो इस तरह के लोग होते हैं पहले से गलत एक्टिविटीज़ में, उसके बाद ISI के संपर्क में आ जाते हैं, तो बताते हैं कि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो थी उसको भी देने के लिए ये 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का चार्ज करते थे। ट्रूप मूवमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे देते थे अमृतसर में। उनके फ़ोन्स में से कई सारी ऐसी जो रिस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो मिले हैं, पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। शॉकिंगली एक चीज़ ये देखी जा रही है यहाँ पे कि अमृतसर पुलिस ने RDX बरामद किए, यहाँ से RDX एक्सप्लोसिव भी बरामद किए इन दोनों के पास से। ये हिंट देता है कि ये लोग सिर्फ स्मगलिंग में नहीं या एस्पिनॉज में नहीं, जासूसी में नहीं, ये कहीं ना कहीं टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है एक तरह से। इनके पास में अब स्मगलिंग पर इनके लिए जो वेपन्स हैं वो भी यहाँ भिजवाने लगा था ISI इनके थ्रू। दोनों पहले बॉर्डर पे है स्मगलिंग करते थे, कंसाइनमेंट जो थे उसको उठाते थे, बाद में ये वेपन्स की स्मगलिंग करने लगे। तो ये बड़ा एक रैकेट आप देखिए किस तरह से ISI लेबर्स को टारगेट करके यहाँ पे ये काम कर रही है। खैर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन दोनों के ऊपर लगा है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी ये जो केस है वो रजिस्टर हुआ है। हरप्रीत को जेल में ही इंटरोगेट लगातार किया जा रहा है और ये दोनों अभी जेल में फ़िलहाल बंद हैं। अब ये समय यहाँ से 7 दिन का करीबन निकलता है। ये अभी तक 2 हमने आपको केसेस बताए, जिसमें एक लेबरर और एक दूसरा जो था वो मोची था, बिहार से आने वाला, पंजाब और हरियाणा में। 7 दिन यहाँ से करीबन निकलते हैं। 10 मई की बात है। 10 मई को पानीपत पुलिस ने नौमान इलाही नाम के एक 24 साल के सिक्योरिटी गार्ड को, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली का कैराना का रहने वाला था, उसे यहाँ से गिरफ्तार किया। किस केस में? कि वो पाकिस्तान की ISI के लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लगातार भारत की इसी क्रूशियल टाइम में दे रहा था। नौमान एक ब्लैंकेट फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। अपनी जॉब के कवर में वो लगातार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू ISI से बात करता था। ISI के हैंडलर्स उसको यहाँ से उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे। पुलिस ने उसको फ्लोरा चौक से पानीपत के पकड़ा है। उसके फ़ोन से वॉइस मैसेजेस जो हैं, एक हैंडलर को, इकबाल जिसका नाम था, उसके साथ उसकी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। जो पाकिस्तान में जो हैंडलर है उसका वो रहता था, वहीं से उसको इंस्ट्रक्ट करता था और ये सारी जानकारी यहाँ से उसको देता था। एक मैसेज में उसने पानीपत रेलवे स्टेशन पे मिलिट्री मूवमेंट का जिक्र किया है। उसने स्पेशली गुरदासपुर और पठानकोट जाने वाले जो ट्रेन्स हैं जिसमें आर्मी पर्सनल्स भी जा रहे हैं, इनका भी जिक्र वहाँ पे किया है। इनको मॉनिटर करने के लिए उससे लगातार कहा गया था पहले से, उस इकबाल के द्वारा जो पाकिस्तान में बैठा था। इंटेरोगेशन में नौमान ने कन्फेस किया कि वो पैसे के लिए आर्मी मूवमेंट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। 1.5 से 2 साल करीबन उसको ये काम करते हुए हो गए थे और वो चैट्स हर बार डिलीट कर देता था अपनी। ये सारी चीज़ें आप देखिए ना, ट्रेन किया जा रहा है किस तरह से चैट डिलीट करना है, डिटेक्शन से कैसे बचना है। लेकिन इस समय जो उसका जो फ़ोन है, उसके फ़ोन में पाकिस्तानी नंबर्स के साथ साथ जो चैट और वीडियो कॉल के प्रूफ्स मिले हैं, तो उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है। इसके पुख्ता सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं। नौमान की फैमिली की बात करें तो उसके 6 भाई बहन हैं, जिसमें वो सबसे छोटा है, सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ा है। वो 4 महीने पहले अपनी जो उसकी बहन है, जो पानीपत में ही मनमोहन कॉलोनी में रहती है, जीनत, उसके यहाँ के रहने लगा था और यहीं पर रहते हुए उसने अभी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ये सारा जो स्पाइंग है ISI के लिए वो की है।
ये अब नौमान का केस हुआ। इस केस के अगले ही दिन यानी कि 11 मई को पंजाब के मलेरकोटला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक मेल एक फीमेल। फीमेल थी जिसका नाम था गुजाला, 31 से 32 साल की एक फीमेल, एक विडो थी, और दूसरा था यमीन मोहम्मद, माफ़ कीजिएगा। ये दोनों मलेरकोटला के निवासी थे, यहीं के रहने वाले थे, और दोनों ही इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स की यहाँ पे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी लगातार पाकिस्तान को, अपने हैंडलर्स को दे रहे थे। ये एक ऐसा केस है जिसने सीधे तार जोड़े पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली से। इस ऑपरेशन में जब इन दोनों को पकड़ा गया है, इसकी क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली, पूरी तरह से एक जानकारी थी जो कि आईबी के द्वारा, यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा पंजाब पुलिस को दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग ये सामने आया कि गुजाला और यमीन मोहम्मद जो है, ये दोनों ही कनेक्टेड थे पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में एक ऑफिसर के साथ। गुजाला की इंटेरोगेशन जब हुई तब ये बात पूरी तरह से साफ भी हो गई। उसने बताया कि एहसान और रहमान यानी कि अलास दानिश जिसका नाम था, पाकिस्तान हाई कमीशन में एक स्टाफर है, एक वहाँ पे ऑफिसर हुआ करता था, वो वहाँ पोस्टेड था। वो गुजाला को लगातार इस तरह से उसको एक ऑफ़र दे रहा था कि आप क्योंकि विडो हैं, हम आपकी दोबारा शादी भी करा देंगे, हम आपको सपोर्ट भी देंगे, फाइनेंशियल भी सपोर्ट आपको किया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं आर्मी के वहाँ पे पंजाब में आपको वो हमें बताने हैं। और इसकी वजह से गुजाला जो है वो राज़ी हो जाती है। दरअसल वो यहाँ पे अपने वीज़ा के लिए क्योंकि गई हुई थी पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो ये राज़ी हो जाती है और लगातार देने लगती है इन्फॉर्मेशन। बाद में जो इनके यूपीआई ट्रांजैक्शन से उनको भी निकाला गया, तो करीबन 30,000 रुपये का ट्रांजैक्शन जो है वो गुजाला को पहुँचाया है दानिश ने, पाकिस्तान हाई कमीशन के इस ऑफिसर ने, जो यहाँ पे एक आईएसआई एजेंट की तरह ही काम कर रहा था और यहाँ पे रिक्रूट कर रहा था भारत के ही लोगों को इस तरह से। तो लोकल ऑपरेटिव्स जो हैं उनको फंड करने का ये पूरा काम पाकिस्तान की आईएसआई लगातार कर रही थी। पुलिस ने खैर इन दोनों के मोबाइल फ़ोन्स जो है उनको रिकवर कर लिया है। हैंडलर के साथ कम्युनिकेशन के प्रूफ सामने है, यानी कि दानिश के साथ में जो पाकिस्तान हाई कमीशन में था उसके साथ पूरे प्रूफ सामने है। बीएनएस के सेक्शन 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 4 और 5 के तहत ये केस जो है रजिस्टर हुआ है। गुजाला का ये जो केस है ये आईएसआई के डिप्लोमेटिक कवर के यूज़ को दिखाता है, यानी कि किस तरह से यहाँ पे रहते हुए इनके ऑफिसर्स भारत में कोई भी अगर पाकिस्तान हाई कमीशन पहुँचता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी और रिलीजन का है, कैसे उसे आईएसआई एजेंट बनाने के लिए, लगातार लोकल हैंडलर बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं और उसको उस लेवल तक ले जाते हैं। खैर यहाँ से ये गुजाला का जो केस हुआ, एक दिन के बाद ही इसके 12 मई को एक और केस सामने आया। आप देख रहे हैं सीरीज़ किस तरह से लगातार एक के केस सामने आ रहे हैं। ये केस सामने आया कैथल से। कैथल पुलिस ने एक देविंदर सिंह ढिल्लन नाम के 25 साल के लड़के को, जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था खालसा कॉलेज पटियाला से, खालसा कॉलेज पटियाला के इस स्टूडेंट को यहाँ पे गिरफ्तार किया। चार्जेस क्या? आईएसआई के लिए जासूसी करना। केस ये तब शुरू हुआ ओवरऑल, बेसिकली इस केस के बारे में आपको बताएं तो जब देविंदर ने अपने फेसबुक पर कुछ पोस्ट की थी फोटोज़, जिसमें पिस्टल्स दिख रही थी, गन्स दिख रही थी, बंदूकें दिख रही थी, और ये कुछ इस तरह की इमेजेस थी जिसको देखकर लग रहा था कि अभी जस्ट क्लिक की गई हैं। ये फोटोज़ देखने के बाद एक एफआईआर सीधी फाइल की जाती है देविंदर के खिलाफ लोकल पुलिस स्टेशन में। एफआईआर की जांच करने के लिए इस एफआईआर की वजह से देविंदर तक पहुंचा जाता है। पुलिस उसे कॉल करती है, उसे बुलाती है पुलिस स्टेशन। 13 मई को ये जो उसने पोस्ट किया था, इसके लिए जब उसे डिटेन किया गया है, जब उससे इंटेरोगेशन की गई है, तब जाके देविंदर ने उस इंटेरोगेशन में अचानक से ये बात सामने रख दी, जबकि पुलिस को ये पता नहीं था देविंदर के बारे में कि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है। उसको एक पोस्ट के लिए जो उसने सोशल मीडिया पे किया था फेसबुक पर बंदूकों का, उसके लिए बुलाया गया था। उसके ऊपर इस वजह से जो शिकायत है वो ही थी। लेकिन जब उसे बुलाया गया, इंटेरोगेशन हुई, तो एक बड़ा जासूसी कांड का सामने खुलासा हो जाता है। देविंदर दरअसल मस्तगढ़ चीका गांव का रहने वाला था, कैथल का एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का। फादर जो है नरवाल सिंह, वो एक फार्मर है। छोटी बहन 12th क्लास में स्टूडेंट है। देविंदर 2024 नवंबर के महीने में करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान जाता है। ननका साहिब गुरुद्वारा, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, लाहौर और पंजा साहिब जैसे इन सारी रिलीजियस प्लेसेस पे उसने जाके विजिट्स किए, वहाँ पे जाके रुका। वहाँ उसे एक लड़की मिली थी, एक पाकिस्तानी लड़की, जिससे उसकी मुलाकात हुई। और उसके बाद यही वो पॉइंट था जब ये हनी ट्रैप हो चुका था, यानी कि नवंबर 2024 से हनी ट्रैप हो चुका था। लगातार पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहा था। सामने ये भी आया इंटेरोगेशन में कि ये उस पाकिस्तानी लड़की के साथ करीबन 1 हफ्ते वहीं पे रुका। उस लड़की ने इसे 5 आईएसआई के एजेंट से मिलवाया, जिन्होंने जासूसी की इसको ट्रेनिंग दी, किस तरह से डिटेक्शन से बचना है, कैसे फ़ोटोज़ भेजने हैं, किन किन चीज़ों की जानकारी देनी है। और तब से ये 25 साल का लड़का देविंदर
लगातार संपर्क में था अपने उन हैंडलर्स से आईएसआई के। हर बार इसको यही जो हनी ट्रैप था इसी में फंसाया जाता था कि हर बार ये बोला जाता था कि इस तरह की और लड़कियों से भी मिलवाया जाएगा और पैसे दिए जाएंगे। और फिर इसने क्या किया, भारत में पटियाला मिलिट्री कैंटोनमेंट की फ़ोटोज़ ली, ऑपरेशन सिंदूर की जो डिटेल्स थी, जो भी इसको पता चलता था वो सब यहाँ से लेके सीधा पाकिस्तान अपने उन हैंडलर्स को बताता रहता था। पंजाब के मिलिट्री एरियाज़ पे जासूसी करने का टास्क उसको बेसिकली दिया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब इसको भनक लगी कि इसके आसपास कहीं ना कहीं गांव में पुलिस ऐसी रेड करने वाली है या छानबीन कर रही है इस तरह के लोगों की जो भी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, तो ये भी देखा गया कि इसने अपने फ़ोन से कुछ चीज़ें डिलीट भी कर दी थी। लेकिन अब कैथल पुलिस की जो टीम है, साइबर क्राइम की टीम, वो पूरी यूनिट अब उसके मोबाइल के अंदर से उन डिवाइसेस को सीज़ कर लिया है और डिलीटेड जो डेटा है उसको रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बैंक रिकॉर्ड्स को भी जब चेक किया गया तो सामने यह है कि एक बड़ी रकम आईएसआई ने उसके कॉपरेशन के लिए, यानी कि उसको स्पाई बनाकर उससे जानकारी लेने के लिए बड़ी रकम खर्च की है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, तो आप स्टडी आईक्यू को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा से आपकी तैयारी को आसान बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए आ रहे हैं। हमारे लेटेस्ट जो कोर्सेज़ हैं वो जल्दी शुरू होने वाले हैं, क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज़ दिख रहे हैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक नंबर है, वहाँ पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो लिंक है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को। प्राइस जो आपको दिख रहा है उस पर भी एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप वीजे लाइव कोड लगाते हैं। वीजे लाइव ये आपका कोड है, इसको याद रखिएगा। आप इसको लगाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे ही, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिलती हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो अब तक आपने ये सारे केसेस सुने। देवेंद्र का केस 12 मई का था, लेकिन अभी कहानी बाकी है। अगले ही दिन 13 मई को भटिंडा से ही भटिंडा कैंटोनमेंट पुलिस ने आर्मी की इंटेलिजेंस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स था 32 साल का, हरिद्वार का, उत्तराखंड के हरिद्वार के दसौनी का टेलर, जो कि यहाँ भटिंडा में काम कर रहा था आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर। नाम था रकीब खान। रकीब जो था वो दरअसल मिलिट्री कैंटोनमेंट में सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करते हुए उसको देखा गया, इसकी वजह से उसे अरेस्ट किया गया था। सस्पिशियस एक्टिविटीज़ क्या थी, सीधा आईएसआई के लिए अपना जो स्पाइंग है वो कर रहा था, यहाँ से उनको डिटेल्स भेज रहा था। रकीब भटिंडा कैंटोनमेंट के अंदर टेलरिंग का काम करता था। उसके फ़ोन में कैंटोनमेंट जोन के सेंसिटिव फ़ोटोज़ मिले, इन्फॉर्मेशंस मिली। वो दिक्कत ये थी कि एक तो ये शख्स जो है उसकी फैमिली मानने को राज़ी नहीं थी कि राकीब ऐसा कुछ कर सकता है जब उसको पकड़ लिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि ये सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा है, उसको इतनी समझ ही नहीं है कि वो ये सब चीज़ें फ़ोटोज़ लेके कहीं भेज भी दे। लेकिन मेन चीज़ जो है, जो सबूत है, वो सामने ये आया है कि वो लगातार यहाँ की सारी कैंटोनमेंट की फ़ोटोज़ ले लेकर इस क्रूशियल टाइम में आईएसआई को सप्लाई कर रहा था, उनको दे रहा था। इसकी फैमिली के बारे में आपको बताएं, पूरी फैमिली का टेलरिंग का काम है। 60 साल से पंजाब कैंटोनमेंट में इन एरियाज़ में काम कर रहे हैं। उसके दादाजी यूनिफॉर्म टेलर थे। एक ये पूरा ट्रेडिशन जो उनके फैमिली का है वो रहा है। उसके फादर मोहम्मद इकबाल भी टेलर थे और रकीब के जो 5 भाई बहन हैं वो भी टेलरिंग का ही काम करते हैं। तो ये एक और नया केस जो कि आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर ही टेलरिंग का काम करता था, लेकिन फिर भी यहाँ से उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी आईएसआई को, जासूसी की। अब इसी दिन, ये 13 मई का दिन है, 13 मई के दिन ही आपने जो हमने आपको बताया था एहसान और रहीम दानिश, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है दिल्ली के अंदर, सीधा यहाँ से अब इसके जो तार थे वो जुड़ चुके थे इन स्पाई नेटवर्क से, इस पूरे स्पाई रिंग से पाकिस्तान की। भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा उसे डिक्लेयर किया। जासूसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 24 घंटे के अंदर उसे भारत छोड़कर जाने का ऑर्डर दे दिया। ये कह दिया गया दानिश से कि आपको यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं, कोई भी हक नहीं है, और क्योंकि आपने अपने डिप्लोमेटिक ड्यूटीज़ को के बाहर जाके काम किया है, उसका गलत इस्तेमाल किया है, इस वजह से आपको जाना होगा। बेसिकली ये एक्शन गुजाला और यमीन का जो केस था, जो गुजाला जो लड़की जो हाई कमीशन में गई थी पाकिस्तान के वीज़ा के लिए, उसको इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसके बाद में स्पाई एजेंट बना दिया था। तो उसके कहीं ना कहीं केस की वजह से डायरेक्टली नाम आया दानिश का। और बाद में एक यूट्यूबर जो पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा, उसमें तो डायरेक्टली दानिश का नाम है। इनफैक्ट ज्योति के वीडियोस में आप दानिश को देख सकते हैं, जो उसकी व्लॉगिंग की वीडियोस हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें लगातार चली। दानिश के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी उसके ऊपर जो कहा गया, 24 घंटे के अंदर उसको यहाँ से बाहर भेज दिया गया, पाकिस्तान भेज दिया गया। अब 2 दिन बाद 15 मई का दिन आता है, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। 15 मई को गुजरात पुलिस ने जलंधर पुलिस के साथ में मोहम्मद मुर्तज़ा अली को जलंधर के भार्गव कैंप एरिया से गिरफ्तार किया।
सेम वही चार्ज आईएसआई के लिए जासूसी करने का। अली ये जो शख्स था, ये एक रेंटेड हाउस में यहाँ पे रह रहा था। अथॉरिटीज़ ने उसके पास से जब इसको गिरफ्तार किया तो 4 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए, 3 सिम कार्ड उसके सीज़ किए। और एक काम क्या करता था, अब आप ये सुनिए, मतलब एक इस तरह का काम था ये कि किस किस तरह से स्पाइंग ये कराते हैं पाकिस्तान के आईएसआई के जो लोग हैं, इन लोगों से किसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। बात यह है कि वो क्या करता था कि जब पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया था, टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्टेड थे, उस समय पर अली इंडियन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के अपडेट्स, एक सेल्फ डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन थी उसकी, उसने खुद से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई थी या बनाई थी। उसके थ्रू जितने भी इंडियन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट थे, जो भी उनकी डिटेल्स होती थी, वीडियोस होते थे, फोटोज़ होते थे, वो सारे अपने आईएसआई ऑपरेटिव्स को यहाँ से भेजता था। ये जो सारा डेटा हुआ करता था उस एप्लीकेशन का, इसके बदले में हर इन्फॉर्मेशन पर अली को मोटा पैसा जो था, जो रकम थी, वो मिलती थी पाकिस्तान की आईएसआई से। बेसिकली वो इंडियन न्यूज़ कवरेज को, इंटरनल डेवलपमेंट्स की जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी उसकी सप्लाई कर रहा था यहाँ से आगे आईएसआई को। अब मोडस ऑपरेंडी और कॉमन पैटर्न्स क्या हैं इन सारे केसेस के, ये सारे केसेस आपने सुन लिए, इसमें कॉमन टैक्टिक्स क्या क्या यूज़ की गई हैं आईएसआई के द्वारा। देखिए, पहली चीज़ तो एक देविंदर सिंह ढिल्लन, जो 25 साल का लड़का जो एमए कर रहा था खालसा कॉलेज से, वो करतारपुर कॉरिडोर से गया था। करतारपुर कॉरिडोर से सीधा जाता है पाकिस्तान और वहाँ पे जाके उसके बाद उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है आईएसआई के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है, करतारपुर कॉरिडोर का आईएसआई मिसयूज़ भी कर रही है। देविंदर जैसे लोग पाकिस्तान के विजिट के दौरान कांटेक्ट में आते हैं, हनी ट्रैप हो जाते हैं, या फिर पैसे के लालच में या आइडियोलॉजिकल लालच की वजह से ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। दूसरा एक टैक्टिक आईएसआई का सामने आता है, हनी ट्रैपिंग। बहुत ही पुराना और लंबा टैक्टिक है, वो हमेशा से आईएसआई करती हुई आई है। कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से ये करती हैं। वुमेन्स को यूज़ किया जाता है यहाँ पे, महिलाओं को यूज़ करके। देविंदर, सुनील जैसे ये जो केसेस जो आज हमने आपको बताएं, इसमें इन्हें मैनिपुलेट कर लिया जाता है। तीसरी चीज़ है पैसे का लालच। पैसे का लालच तो हर बार देखा गया है हनी ट्रैप में, या फिर ये जो स्पाइंग होती है वो बेसिकली पैसे के लालच पे ही होती है। कई बार पेमेंट्स 5,000 के, 10,000 के, जो आपने पलक मसीह और सूरज मसीह के केस में देखा, 30,000 का पेमेंट घुजाला के केस में देखा यूपीआई पर। मतलब ये 10,000 से 30,000 रुपये के बीच में इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, भारत से गद्दारी कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअली इन लोगों की सबसे बड़ी गलती है, जिसकी अब इनको सज़ा भी प्रॉपर मिलेगी। लेकिन आप देखिए कि किस लेवल पे हर किसी का एक लेवल सेट कर रखा है पाकिस्तान के आईएसआई ने, किसको कितना पैसा देना है, कौन 10,000 रुपये पर इन्फॉर्मेशन जिसको मिलना चाहिए, किसको 50,000 रुपये पर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कर रखी हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कई बार यूज़ कर रहे हैं। सख्ती इनके ऊपर, सर्विलेंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ये चीज़ें कम हो सकती हैं। आईएसआई मोस्टली ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशली इकोनॉमिकली वीक हैं, या इस तरह से जो ऐसे लोग हैं जो लेबरर्स का काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई मोची है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई लेबर है। इसके अलावा आईएसआई डिजिटल कम्युनिकेशंस का यूज़ कर रही है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया का तो यूज़ कर ही रही थी लगातार। हमने पिछले कई सारे केसेस आपको अपने ही एपिसोड्स में बताए हैं, जब फेसबुक और इनफैक्ट लिंक्डइन तक से आईएसआई ने टारगेट किया किसी भी ऑफिसर को। ब्रह्मोस इंजीनियर का जो केस था, स्पाइंग केस, उसमें लिंक्डइन के थ्रू आईएसआई ने टारगेट किया था। तो ये केसेस कहीं ना कहीं सामने आते हैं, और ये इन लोगों के साथ में भी, जिनकी आज हमने आपको 11 केसेस करीबन इस तरह के हुए हैं पिछले 20 दिनों में, उसमें ही बताया कि ये स्पाइंग जो की है तो किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं। तो सर्विलांस इन प्लेटफॉर्म्स का भी होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से इनको यूज़ किया जा रहा है। सस्पिशियस जो भी लगे उसका प्रॉपर 24/7 सर्विलांस करके उसको गिरफ्त में लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो सस्पेक्ट्स हैं इनको प्रॉपर आप देखिए ट्रेनिंग दी गई है, इनको बताया गया है कि कैसे आपको हर बार चैट डिलीट करनी है, डिटेक्शन से कैसे बचना है। लेकिन फिर भी जब ये पकड़े गए हैं तो फॉरेंसिक एनालिसिस में अभी एविडेंस जो है वो रिकवर होने बाकी है। एक और चीज़ सामने आती है कि सेंसिटिव मिलिट्री टारगेट्स को आईएसआई ने चुना है। आईएसआई आर्मी कैंटोनमेंट एरियाज़ को, जैसे पटियाला, भटिंडा, अमृतसर, इनको चुना। एयर बेसिस की इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रूप मूवमेंट्स की इन्फॉर्मेशन कौन से स्टेशन से हो रही है या किस रोड से हो रही है, उन सब के लिए लगातार इन लोगों को कॉन्टैक्ट में लिया आईएसआई ने। तो ये प्रॉपर ओवरऑल ये दिखाता है कि स्पेसिफिकली ये जो स्पाइंग कराई गई आईएसआई के द्वारा, उसका फोकस कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर पे था। इंडिया की मिलिट्री तैयारी को, पूरी आर्मी की तैयारी को देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए था। डिप्लोमेटिक कवर के तौर पर
एक बहुत बड़ा सामने खुलासा इस बार हुआ है पाकिस्तान के हाई कमीशन का, जो दिल्ली में है चाणक्यपुरी में। एहसान और रहीम वहाँ यहाँ जो काम कर रहा था, पाकिस्तान का ऑफिसर जिसका नाम था दानिश, तो ये जो शख्स था ये कैसे एक डिप्लोमेटिक कवर में आईएसआई का ही एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था, एक एजेंट था, जो यहाँ भारत के अंदर ऐसे नॉर्मल लोगों को लगातार रिक्रूट करता जा रहा था, उनको हैंडलर बनाता जा रहा था। दोस्तों, इंडिया अपने काउंटर इंटेलिजेंस मेजर्स को और मजबूत कर रहा है लगातार। इन लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये केसेस हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिमाइंडर सेट करते हैं। सामने आता है कि हमेशा हर किसी को अलर्ट रहना चाहिए, चाहे आप किसी सेंसिटिव लोकेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मली कहीं भी दिल्ली में हैं या किसी और ऐसी बड़ी सिटी में है, कभी भी आपको टारगेट इस तरह से किया जा सकता है। तो इस वजह से हमेशा अलर्ट रहिए, अपनी देशभक्ति को टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। मेन चीज़ तो वो है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर आप चाहते हैं कि भारत हमेशा विजयी रहे, आगे बढ़े, तो आप इस तरह की चीज़ें कभी करेंगे नहीं महज 10, 20, 50 हज़ार रुपये के लिए। ये आज का पूरा एपिसोड था। इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जब ये गिल्टी प्रूव होते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से आपका और आपके विचार, आपकी राय, वहाँ पे हम उसका इंतज़ार करते हैं। बताइएगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।